हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड वालों, हताश ना हो, आपके साथ भी हम हैं और इसीलिए आपकी क्लासेस के बारे में तय कर दिया। आपका जो है ना, वो मंडे से 11 बजे रेगुलर लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगा मैथ के लिए। हाँ, उसको एयरफोर्स वाले भी पढ़ेंगे, उनमें भी उनको भी हेल्प मिलेगा। बातें समझ में आ गई तो टेंशन नहीं लो आप। और 11 अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। 11 बजे की क्लास में आराम से पहले मैथ का पूरा चैप्टर का पढ़ लेते हैं। उसके बाद 11 बजे की क्लास में रीजनिंग कर लेंगे। उसके बाद 11 बजे क्लास में साइंस कर लेंगे। एग्ज़ाम तक कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। 11 बजे मंडे से स्टार्ट हो जाओ और आप बस रेडी रहो यूट्यूब पे ही। 25 सितंबर से, ठीक है, चीज़ें याद रहेंगी ना। 25 सितंबर से 11 बजे यूट्यूब पे डेली लाइव आपकी क्लासेस चलेंगी। तब तक बाकी अपलोड भी होते रहेगा क्लास। जैसे साइंस का जो पहले PYQ मैं करवा देता हूँ, पहले भी यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, लेकिन बहुतों को मिलता नहीं है तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ और जस्ट एक बार आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट होता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी जो भी आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि सेक्शन 1 के लिए ना कम्प्लीटली हमसे पेड बैचेस में पढ़ना चाहता है, चाहे वो GDDP आंतरिक कोई भी हो, तो आज से ही 23 सितंबर से जो है इसकी प्राइस बढ़ाने वाले थे। फिर सोचा हमने एक बार आगाज़ कर दे, यूट्यूब पे बता दें आपको। उसके बाद बताएंगे 23 और 24 के बीच में अगर कोई भी बच्चा बाय कर लेता है हमारी पेड बैचेस को, तो उसको 900 रुपये में मिल जाएगी। और जिस दिन से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से इसकी बैचेस की प्राइसेस 1200 रुपये हो जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था बढ़ाएंगे इसकी प्राइसेस, तो 25 तारीख से फाइनली इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिसको 2 दिन के अंदर बाय करना बाय कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी मैं बताता हूँ। GDDB आंतरिक के सेक्शन 1 की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और सेक्शन 1 के कंप्लीट मॉक टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। और आपको जितने भी हमारे PDF आते हैं टॉप 500 सीरीज़ के, वो भी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। और जो नई बन रही है वो भी मिल जाएगी और ओल्ड वाली भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए करना है कि आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डाउनलोड करने के बाद आपको वहीं से बाय कर लेना। बाय करने में अगर आपको कुछ भी समझ में ना है, व्हाट्सअप कर लेना 7279047787। व्हाट्सअप करके पूछ लेना किस तरीके से पेमेंट करना है, अगर आपको खुद से करने नहीं आ रहा है तब। बाकी इसका मौके का फ़ायदा उठा लो, 2 दिन के अंदर जिसको लेना है ले लो, बेटर रहेगा। फिर इसकी प्राइसेस बढ़ा देंगे हम लोग, 1200 करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। कंटेंट टाइप करवाने, मटेरियल बनवाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, तो फिर कुछ हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी बचना चाहिए, मिलना चाहिए, तो प्राइसेस बढ़ेगी। जो रेगुलर बच्चे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस बैचेस में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वीमा जो है ना आपका डायमेंशन, एक डायमेंशनल फार्मूला आपके पास है। कह रहा है M1L1T-2, ये किसकी वैल्यू होती है बताओ मेरे को। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपको पता है फोर्स, तो ये फोर्स की होती है M1L1T-2। T-2 कहने का मतलब ML डिवाइडेड बाई T का स्क्वायर। अब ये डिवाइड से ऊपर जाता है तो ML T-2 कर लो, या फिर ऊपर में 1 2 या ना दो, बात बराबर है, बट दे दो बेटर रहेगा। M1L1T-2 सही है। तो ये जो है फोर्स का है। बात समझ में आ रहा है? चलो, कह रहा है थर्म किसका यूनिट है बताओ, थर्म। तो एक चीज़ बताओ, थर्मोमीटर से क्या करते हो, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। तो हम टेम्परेचर में मेनली क्या, कितना हीट है हमारा बॉडी, तो थर्म जो है वही है। थर्म जो है उष्मा का यूनिट है, हीट का यूनिट है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लोगे, और सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, पदार्थ को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, उससे तेज हो जाएगा। क्या तेज हो जाएगा समझ में नहीं है। ऊर्जा कम हो जाएगी गर्म करने पे, नहीं ऐसा नहीं है, उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठंडा करने पे उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो पानी को अगर आप जमाओगे बोतल के अंदर, एक बोतल में फुल पानी भर दो पूरा एकदम ऊपर तक, उसके बाद उसको फ्रीज़र में डाल दो जमा मतलब जमने के लिए बर्फ़, तो बोतल अगर पूरा भरा है तो वो देखा होगा आपने कभी कभार बोतल फट जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा होने के बाद, जमने के बाद उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जैसे लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वो डेंसिटी कम हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखोगे, घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, गर्म करने पे घनत्व कम हो जाता है। और वहीं पे पूछ रहा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो ऑब्वियस चीज़ है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की नहीं है, वो दूरी की है, खगोलीय दूरी को मेजर करती है एक तरीके से। ठीक है, डिस्टेंस का ही है। आय कह रहा कि टेस्ला यूनिट है किस क्षेत्र से। टेस्ला जो है, टेस्ला किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताओ। टेस्ला कहोगी इलॉन मस्क से वो वाली टेस्ला नहीं है भाई, ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है,
चलो, यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की क्या, टेस्ला। आगे कह रहा विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे एग्जाम में देता है कभी कभार ना, साइमन्स दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको महो भी कहो, महो भी कहते हैं और साइमन्स भी कहते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है दोनों में से, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है तो साइमन्स और महो में से कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना होगा। 7 नंबर है, पिक्नोमीटर से क्या मेजर करते हैं भैया, तो कहोगे पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर तो पकाने का कुछ काम आता होगा, तो उसमें कह दो नहीं, ऐसा नहीं है। पिक्नोमीटर से हम लोग डेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बातें समझ में आ रही है, पिक्नोमीटर से क्या करते हैं भैया, डेंसिटी को मेजर करते हैं। आए कह रहा है एम्पियर सेकंड जो है, एम्पियर सेकंड किसका यूनिट होता है, तो इजी सा कंसेप्ट है, आवेश की क्वांटिटी अमाउंट क्या होता है, आवेश की मात्रा को हम लोग मेजर करते हैं, या मात्रक है उसका वो। चलो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख के ही समझ में आ गया होगा, ये ऊर्जा का है। ठीक है, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या कारण है कि मेगाक्षण रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। मेगाक्षण मतलब जिस रात में आपको आकाश में बादल दिखते हैं, वो जो रात होती है वो ठंडी नहीं होती है, वो गर्म हो जाता है। और वो जिसमें कि आकाश में बादल नहीं है, वो रात ठंडी होती है। इसका कारण पता है क्या होता है, देखो इसके कारण के ऊपर एक जो चीज़ है मैं बताता हूँ, जो बैकएंड में जो चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे हमारे सन से क्या होता है, रेडिएशन से बहुत ज़्यादा हीट आता है अर्थ पे। ठीक है, सन सूरज से हमारे पास रेडिएशन विकिरण के माध्यम से हीट आता है, और फिर धीरे धीरे रात में जो क्या होता है, जब सूर्य नहीं दिखते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। जब उसका जाने का टाइम होता है, रात भर में जाता है धीरे धीरे, रात में जैसे देखा रात जैसे जैसे बढ़ती है, ठंड बढ़ते जाता है, रेडिएशन कम होने लगता है। ठीक है, तो वही जब बादल आ जाता है रात में, तो रेडिएशन को जाने नहीं देता है बाहर। मतलब हीट रेडिएशन से बाहर मतलब जाता ही नहीं है, वो हीट हमारे इन्वायरमेंट में रह जाता है, और वही इन्वायरमेंट रह के क्या होता है भैया, वो आने जाने का रास्ता ब्लॉक करके वो गर्म कर देते हैं माहौल को। ठीक है, तो कहते हैं माहौल आज का गर्म है। ठीक है, तो बाकी समझ लो। अब क्या रीज़न हो सकता है, तो विकिरण हो सकता है उसका, ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन जा नहीं पाता, यहीं रह जाता है, गर्मी हो जाती है। आगे देखो, कह रहा है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या होता है। देखो, द्रव तापमापी कहने का मतलब जो है, इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहूँगा कि क्या सीन है ये। मतलब होता है सॉलिड लिक्विड गैस का, आपने एक फॉर्मूला मतलब फार्मूला क्या बेसिक पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर, आपने बेसिक चीज़ पढ़ी होगी कि सॉलिड में प्रसार एक्सपेंशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा, बहुत इतना कम होता है कि नज़र नहीं आता। लिक्विड में ज़्यादा होता है, और लिक्विड से ज़्यादा क्या होता है, गैस में होता है। ठीक है, एक्सपेंशन। यही रीज़न है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा जो होता है ना, वो गैस तापमापी ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार किस में होता है, गैस में, एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, यही रीज़न है इसका। 12 कह रहा है सर्वोत्तम सुचालक ऊष्मा का क्या है, बताओ मेरे को। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पारा, पारद मतलब वही मरकरी, हीट, स्पीड और स्फीयर, गोली का बताओ इसमें सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है, मेरे को ये चीज़ बताओ। तो सिंपल साइकोलॉजिक है, हम भैया पारा को या फिर पारद को, मरकरी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर के यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग डालते हैं। क्यों, अगर मतलब क्योंकि पारा का जो होता है ना, उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है, वो जितना भी एग्जैक्ट हीट बता पाएगा हमारे बॉडी का कितना है, हल्का सा भी हीट है तो वो पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, तो वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, मरकरी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक का जो होता है, उतना छोड़ो हटाओ, जो हाइड्रोलिक ब्रेक आपने देखा है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक वो किसके नियम पे काम कर रहा होता है, तो वो पास्कल के नियम पे काम कर रहा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, लगभग लोगों ने आंसर सही किया था, क्योंकि उस टाइम में मैंने पढ़ा के भेजा था। आगे कह रहे हैं बस में ड्राइवर के पास जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा होता है। ये भी एग्जाम में जब पूछा गया था तो बहुत लोगों ने इसका अवतल दर्पण किया था, नहीं वो था वो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो बस में ड्राइवर के पास जो लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके। हीरे की चमक का कारण क्या है भैया, व्हाट इज़ द रीजन फॉर लस्टर ऑफ डायमेंशन। आपने देखा होगा हीरा बहुत ही अजीबो गरीब इसका मतलब वो बनाओ स्ट्रक्चर रहता है, तो वो क्यों चमकता है, उसका मेन जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ही उसका रीज़न है वो बहुत ज़्यादा चमकने का। इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बना रहता है कि उसमें प्रकाश का जो होता है ना, क्या होता है,
प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मैं आपको एक बार यूट्यूब पे जब लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी ऊपर ऊपर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन रीज़न आप याद रखो, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, हीरे का चमकने का रीज़न। ओके, अगला सवाल देखो। अपनी लाइफ में एक चीज़ सुना होगा, वही सवाल है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। वाइट जो मतलब सफ़ेद रेज होते हैं ना, वाइट लाइट को डिफरेंट कलर में बांटने के लिए क्या होता है, प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का, एक ऐसे करके एक वो होता है, मतलब ऐसे करके एक वो होता है, मतलब फिगर टाइप का एक होता है चीज़। इसको रखेंगे तो इस पर अगर लाइट जाएगी तो वो उस वाइट रे को उसके अलग अलग कलर में, मतलब जो सूर्य का रंग बना होता है अलग अलग रंगों से उसमें व्यक्त कर देता है। अब ये चीज़ आपको बताना है कि सूर्य का जो रंग होता है सफ़ेद, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है। वाइट कलर जो सन का होता है वो कितने कलर से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, ठीक है, सब लोग आंसर कर दोगे। फिलहाल इसका आंसर है प्रिज्म। आगे देखो, 17 कह रहा है किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है। पिन होल कैमरा के अंदर क्या मिलता है, ये सवाल पूछा गया था, तो उल्टा छाप मिलता है उसमें, रिवर्स इंप्रेशन मिलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या। देखो तालाब का जल तो गया भाड़ में, अगर आप एक बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर भी पानी पूरा भर दोगे ना, तो हम ऊपर से ना एग्जैक्टली देख के नहीं समझ में आता कि पानी की गहराई बाल्टी के अंदर जो है एग्जैक्टली कितना है। ये लेयर जो, अगर मान लो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है रुको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो ये बकेट का लेयर नीचे यहाँ पे है, पानी भर दोगे तो लगेगा कि लेयर यहाँ तक है। ठीक है, पता ही नहीं चलता कि इधर भी कुछ है, लगता है कि अच्छा नहीं लेयर तो यहीं पे, जब हाथ लगाते तो ज़्यादा अंदर घुस जाता है, अरे ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। वो किसके कारण होते हैं, वो हो जाता है आपका अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, चलो फिर कह रहा प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मेजर किया था। कहोगे हमको तो पता ही नहीं, हम तो पैदा ही नहीं होते। तो रोमर नाम का इंसान था, उसने प्रकाश का, लाइट का स्पीड जो है मेजर किया था सबसे पहले। फिर अगला कह रहा फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। फाउंटेन पेन आपने देखा होगा तो बढ़िया, क्योंकि जनरली हमको आजकल देखने के लिए मिलता नहीं है। तो जो फाउंटेन पेन होता है आपने देखा होगा, अजीब टाइप का उसका नीब होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ नीब होता है उसका। तो वो जो फाउंटेन पेन होता है ना, वो किसके बेसिस पे काम कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं केसिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है। और केसिका क्रिया कह लो, केसिकत्व कह लो, कैपिलरी एक्शन कह लो, सेम चीज़ है। इसके अंदर क्या सीन होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा क्या कहते हैं, लैंप या फिर दिए के अंदर बाती डाल देते हैं तेल के अंदर, और बाती को जला देते हैं, तो आखिर बाती पूरा क्यों नहीं जलता, तो तेल धीरे धीरे चढ़ते जाता है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें कैपिलरी एक्शन है, मतलब केसिकत्व की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा गया था कि दिए में तेल जो है, दिए का बाती जो है, दिया और बाती किस सिद्धांत पर काम करते हैं, बस। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा सवाल है, दिया और बाती कौन सा, सीरियल थोड़ी बन रहा है यहाँ पे, टीवी सीरियल। तो उसका आंसर सीधे सीधे था केसिकत्व की वजह से। ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। आगे देखो, रात में तारे क्यों चमकते हैं। कहोगे उनको मज़ा आता है चमकने में, ऐसा नहीं है, उनको मज़ा नहीं आता है। वो अनेक अपवर्तन के कारण, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन। अब ये क्या सीन है मैं बताता हूँ। जब मान लो कोई स्टार, ठीक है, एक्चुअली स्टार ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग बना देते हैं ऐसा, स्टार ऐसा ही होता है। ठीक है, तो स्टार मान लो अगर ऐसा है, हमारे अर्थ से देख रहे हैं वो चमक रहा है, लेकिन उसका अपना तो जो लाइट है ये, तो हमारी क्या हो रहा है भाई, अगर मान लो किसी स्टार को हम देख रहे हैं ना, वहाँ पे चमक रहा है, तो इसका लाइट यहाँ पे अर्थ पे कोई इंसान खड़ा है, तो उसके आँख तक पहुँचने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मीडियम से होके गुजरता है। और एक मीडियम पे गुजरा, फिर जैसे मुड़ेगा थोड़ा सा मुड़ेगा, फिर दूसरे मीडियम से हल्का सा मुड़ेगा, और इतना मुड़ते मुड़ते आता है ना, वो इतना अपवर्तन होता है प्रकाश का कि लगता है कि वो एक्चुअली में वो भुक भक कर रहा है। ठीक है, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा होता है वो क्या होता है, वो उसका रेज तो सीधा आ रहा होता है, लेकिन इतना मीडियम में चेंजेस होते हैं ना कि वो रिफ्रैक्शन होने लगता है, कभी इधर मुड़ेगा कभी उधर मुड़ेगा। तो उसको कहते हैं अनेक अपवर्तन की वजह से, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, कि रिफ्लेक्शन। तो यही इसका सही आंसर था। ठीक है, चलो कह रहे रात के समय आवासीय क्षेत्र में सूर्य का अनुमानित स्तर क्या है। तो जनरली रात के टाइम पे जब हम आवासीय क्षेत्र, जहाँ पे मतलब हम रह रहे होते हैं,
तो वहाँ का जो अनुमानित जो है स्तर है साउंड का, साउंड को तो पता है डेसिबल में मेज़र करते हैं, वो 45 डेसिबल है। ठीक है, 45 डेसिबल तक आवाज़ें दिख आती हैं, हमारे लिए सही रहता है। निकालने का आवाज़ है तो हम बड़ा बड़ा आवाज़ निकाल देंगे डीजे उजे बजा के, लेकिन वो लागू नहीं कर सकते, वो मतलब लीगल नहीं है। ठीक है ना। चलो, 45 डेसिबल तक के साउंड को अलाउड किया जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? मेरे हिसाब से इसका आंसर आप समझ गए होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो समझ गए होगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर पढ़ाया था ना, जो मेघाच्छन्न वाले बादल वाले में, कि सूर्य की रोशनी हमारे पास विकिरण की मदद से आती है, रेडिएशन की मदद से आती है, और रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ पढ़ाया था मैंने, तो ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर क्या है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है, बहुत सही है। तो किस चीज़ से रक्षा करती है भाई? अल्ट्रा वायलेट रेज से, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है ना। चलो, कह रहे हैं प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में, या प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने, वही तो मैं बोलूँ, सूर्य किसको प्रकाश, मतलब सूर्य तक कौन प्रकाश पहुंचाएगा? सूर्य का तो खुद का प्रकाश है। तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आती है वो पहुंचने में कितना, लगभग कितना टाइम लगता है? कहीं 8 मिनट 16 सेकंड देता है, 8.3 मिनट देता है। ठीक है, तो लगभग यही है, 8 मिनट 16 सेकंड से लेके 8 मिनट 30 सेकंड के बीच में लगता है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस तरीके से ऑप्शन बना रखा है। चलो, कह रहा है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जनरल हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो वो कितनी दूरी पर रख के पढ़ेंगे तुमको वो क्लियर नजर आएगा, तो वो 25 सेंटीमीटर। 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ने के लिए मिला था। फिर कह रहा है लैंप की बत्ती तेल किसके कारण ऊपर उठता है? वही चीज़ है जो मैंने बताया अभी, किसी की ये घटना, कैपिलरी इवेंट, या फिर किसी का तो कह सकते हो इसको आप। तो ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही दिया था पिछले क्वेश्चन में। फिर कह रहे हैं अब सो निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया को किस लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं? जब हम निकट बोलते हैं, निकट अट, जब अट बोल रहे हैं ना, तो क्या होगा, उत्तल या अवतल? तो निकट अ टाइप का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे अवतल लेंस। ठीक है, हिंदी में समझ गए, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स। और जब हम कहते हैं दूर, दूर ऊ टाइप का आ रहा है तो उसको कह देते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपसे निकट पूछा है तो यहाँ पे अवतल लेंस का यूज़ करेंगे, कॉनकेव। जब आपसे कहेगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, तो वहाँ पे उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। 29 नंबर कह रहा है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने बोला ना मायोपिया, चीज़ें ध्यान से देख रहे हो, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो समझ में आ गया, वो एक प्रकार का नेत्र दोष है, सही बात है, लेकिन कैसा कैसा दोष है? तो ये है समीप दृष्टि दोष, नियर विजन है ये। ठीक है, चलो, कह रहा है वो कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखा जा सकता है? वो कौन, सवाल क्या पढ़ दिया मैंने, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण, अच्छा उपकरण, इतना इंस्ट्रूमेंट, मतलब किस चीज़ से दूर की चीज़ों को नज़दीक देखते हैं? वही चीज़ है दूरबीन से यार, बहुत ईजी चीज़ है। बाइनोक्यूलर से देखा होगा अपनी मूवी वगैरह में भी, दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्या करते हैं? दूरबीन का यूज़ करते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ही ना माथा के ऊपर ऊपर से पार हो जाता है। आगे देखो 31 नंबर कह रहा है किसी बांध की दीवार, मतलब दीवार जो है नींव या आधार पर अधिक चौड़ा होता है। क्यों? जब कोई हम बांध बना रहे होते हैं, डैम बना रहे होते हैं, तो हम लोग उसका जो है नींव मतलब फाउंडेशन जो होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा रखते हैं। इसका रीज़न क्या होता है बताओ? दाब को सहन कर सके, या फिर ज़्यादा दाब, क्या गड़बड़ है यहाँ पे? ए एंड सी दोनों सही है। दाब को सहन करे या ज़्यादा दाब सहन करे? ठीक है, किसी एक को रहना चाहिए था ऑप्शन में, छुट्टा दोनों आ गया है। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों सही है, ज़्यादा या कम, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर को सहन करने। ए एंड सी दोनों सही है इसके अंदर, ज़्यादा दाब को सहन करने के लिए। अगर मान लेते एग्ज़ाम अगर इस तरीके से आ जाए तो हम सी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि दाब तो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम ज़्यादा दाब को सहन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि जब डैम बनता है तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो नीचे की चीज़ ही जब मान लो चौड़ा नहीं रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो फिर वो डैम टूट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए। आगे देखो न्यूटन का पहला गति जो है वो, उससे क्या मिलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ जो है न्यूटन है ना, मतलब न्यूटन का फर्स्ट, इसको इनर्शिया के नाम से कहते हैं, सीधे सीधे समझना, जड़त्व की नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं हम लोग, जो पहला नियम है वो। तो ए सही है। 33 नंबर कह रहा है फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फुहारा वो जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है भैया?
तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम कर रहा था। आपने फुहारा तो देखा ही होगा लाइफ में, स्प्रिंकलर। फिर कह रहा है एनेमोमीटर से, अच्छा एनेमोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? इजी सा है भैया, पवन की गति को, वाइंड की स्पीड को क्या कहते हैं? एनेमोमीटर से। अब मैं बता रहा हूँ ना, अपने माइंड में सोचना पिक्नोमीटर से क्या मेजर करते हैं। माइंड में रिकॉल करो, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है पिक्नोमीटर से। वीडियो को रोक के रिकॉल करो, देखना मत, मैं बताऊंगा अभी। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ समझ लो, घनत्व को मेजर करते हैं पिक्नोमीटर से, डेंसिटी को। 35, बॉल पेन जो है वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा होता है? तो बॉल पेन जो होता है ना वो सरफेस टेंशन पे काम कर रहा होता है। और चाहे सरफेस टेंशन पे और क्या काम कर रहा होता है, बारिश की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं, ठीक है। वो भी क्या होती है, क्यों गोल होती हैं? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठीय तनाव की वजह से। पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। देखो आपने सेविंग का ब्रश देखा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जब पानी से निकालोगे तो सब चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखो, पानी का बूंद, जो बारिश का बूंद होता है वो गोल होता है सरफेस टेंशन की वजह से, और जो सेविंग ब्रश है वो भी चिपक जाता है सरफेस टेंशन, और बॉल पेन से जो सिद्धांत काम कर रहा था वो भी सरफेस टेंशन से। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट कर सकते हैं। जो बिजली होता है जिसको हम तड़ित कहते हैं, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये चीज़ बताओ। तो आपको पता है ना, तड़ित जो होता है विद्युत विसर्जन की वजह से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आय कह रहा है सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम का निरूपण किसने किया था? इजीएस्ट क्वेश्चन है, कैपलर ने, ठीक है, जोन्स कैपलर नाम था उसका। आय कह रहा है कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। मतलब खड़े लूप में हवाई करतब, आपने फाइटर प्लेन्स को देखे कैसे कैसे गोल 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 घूम जाते हैं और बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखा देते हैं? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, अभिकेंद्र बल के कारण, ठीक है। चलो, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो ये जो सवाल है मोस्ट बीबीआई है, और ये हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। इसके ऊपर स्टैंप लगा लो कि हर बार पूछता है, इस बार ही पूछेगा। तो ये संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है, रॉकेट। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वही मैं आपको पेड बैचेस का याद दिला दूं, पेड बैचेस को ज्वाइन करना मत भूलना, अदरवाइज बाद में रिग्रेट ना रह जाए, ठीक है। अगर बाद में प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर कम करने के लिए मत बोलना, आप अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। बस मैं यही कह सकता हूँ। बाकी वीडियो स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी प्रॉब्लम है बाय करने से तो व्हाट्सअप कर लेना 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।